सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनः एकदा डॉक्टर उमाकांत शुक्लोऽहं भवतां समेषां पाठसूत्रीणां स्वागतं व्याहरामि। यथा भवन्तः जानन्ति यत् लघुसिद्धान्तकौमुद्याः पाठः प्रचाल्यते। अद्य पुनः भवतां पुरतः तमेव उपस्थापयितुं वर्ते। आरम्भः स्यात् ततः पूर्वम् एकं मङ्गलश्लोकं प्रस्तौमि, भवन्तोऽपि शृण्वन्तु। कान्तिः सिता मृषति निन्दितशारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसितामसिताम्बुशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। यथा पूर्वमस्माकं प्रतिज्ञापनं विद्यते यत् पाठोऽयं हिन्द्यां चलिष्यति, तर्हि आरभ्यते। शृण्वन्तु। आज जो क्रम है सूत्र का, वह सूत्र एंगी पररूपम है। क्या सूत्र है? एंगी पररूपम। ठीक है ना? तो जो उस सूत्र की वृत्ति की बात रही एंगी पररूपम की, तो लघु सिद्धांत कौमुदी में वृत्तिकार लिखते हैं आदुपसर्गादेंगादौ धातौ परे पररूपमेकादेशः स्यात्। ये उदाहरण है प्रयजते उपोषण। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहले सूत्र के अर्थ का विचार किया जाता है। तो सूत्र तो एंगी पररूपम इतना ही है। ठीक है? हम देखेंगे जो पहले के सूत्र हैं वहां से धातु ला लीजिए। जैसे सूत्र था उपसर्गादि धातु, धातु लाइए। उपसर्गाद भी आएगा ही, और आत आद गुणा से चल ही रहा है। तो उपसर्गात का आद विशेषण वहां पर भी होता है। और जैसा कि पहले भी बताए हैं कि जो विशेषण होता है वह तदंत का बोधक होता है। इसलिए उपसर्गात का विशेषणीभूत आत तदंत का उपस्थापक होगा। तो तीन जो वृत्ति है समझने के लिए, वो समझिए कि अवर्णांतात उपसर्गात। समझ रहे? जो आत है फिर अवर्ण हुआ, तदंत का बोधक होगा, माने अवर्णांत
उपसर्ग, और एंगी है यहाँ धातु का विशेषण, और एंग का मतलब है प्रत्याहार। तो जो भी प्रत्याहार होते हैं वे वर्णबोधक होते हैं, वर्णों का ही उसमें प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः यत्र, वर्ण ही होते हैं प्रत्याहार। तो यस्मिन् विधिस् तदा दावल ग्रहणे, तदंत विधि की बाधिका परिभाषा है। तो एंगी धातु, धातु ही सप्तम्यंत है, एंगी अल बोधक सप्तम्यंत पद है। तो यद्यप करके वह विशेषण हुआ, और विशेषण जो होता है सामान्य में तदंत का बोधक होता है, तो यहाँ पर भी तदंत विधि की प्राप्ति है, लेकिन उसकी बाधिका परिभाषा है यस्मिन् विधिस् तदा दावल में। तो वह क्या होता है, सप्तम्यंत यदि अलमात्र बोधक पद होता है तो तदंत का उपस्थापक ना होकर के तदादि का उपस्थापक होता है। तो एंगी का मतलब एंगादौ ये होगा। तो एंगादौ धातु परे पर रूपम एकादेशः स्यात्, एकः पूर्व परयोः इस सूत्र का अधिकार चलता है। पूर्वस्य स्थानिनः परस्य स्थानिनः एकादेशः भवति। अत्र किं कर्तव्यम्, कः एकादेशः अत्र कर्तव्यः, तर्हि पूर्वपरयोः स्थाने एकादेशः अत्र पररूपम एकादेश, पररूप एकादेश आपको करना है पूर्व और पर के स्थान। तो देखेंगे उदाहरण में आपको समझ में आएगा। उपसर्गात रीति धातु में भी हमने बताया था कि जो अर्थ लिखा है उस अर्थ के हिसाब से पूर्वस्थानी अवर्णांताद उपसर्गात यदि बोलते हैं तो अवर्णांत उपसर्ग जो है ये स्थानी के पूर्व स्थानी के रूप में उपसर्ग प्राप्त होता है, और एंगादि धातु कहते हैं तो पर स्थानी के रूप में धातु उपस्थित होता है। तो एकादेश जो है, एकादेश का पूर्व पर स्थानी धातु उपसर्ग और धातु नहीं। जो आप देखते हो आदेश तो पूर्व वर्ण है, कोई पूर्वत्व ने कोई अवर्णांत उपसर्ग का अवर्ण पकड़ा जाता है, वहाँ धातु धात्वादि इंगादि धातु है तो इंग पकड़ा जाता है। लेकिन अर्थ के हिसाब से अवर्णांत उपसर्ग पूर्व स्थानी और इंगादि धातु पर स्थानित्व ने प्राप्ति आप देखते हो। तो ऐसी स्थिति में पुनः एकदा चूंकि आपकी आवृत्ति हो जाए इसलिए बोल देता हूं कि यहाँ पर उपसर्ग को ही विशेषण कर दी और विशेष आत को कर दी। तो उपसर्गा अवयव जो आकार और पंचम्यंत है, तो उपसर्गा अवयव आकारात धात्वयो एंगा एंगी परतः पूर्व परयो हो एकादेशो भवति। तो यह जो है ध्यान रखिएगा, ये अर्थ आपको कर लेना चाहिए। यदि कोई आपत्ति करता है और वृत्ति में जो लिखा है तो वो तो है, लेकिन एक ज्ञान की दृष्टि से हम कहे कि यह भी आप उपसर्गावयवाकारात् धात्वये एंग रूपेचि परे पूर्व परयो हो पररूपम एकादेशो भवति। पररूप एकादेश होता है, यह अर्थ कर लेना चाहिए। तब वैसी स्थिति में
जैसे आप कहें उपसर्गावयव अकार, तो उपसर्ग संज्ञा उपसर्गाः क्रिया योगे, तो उसके पहले यहाँ पर उदाहरण पहले समझिए, अर्थ लगभग हो गया, फिर बोल देता हूँ ये वाला अगर अर्थ नहीं समझ में आया तो। उपसर्गावयव अकार से परे धात्वयो एंग अच के परतः, पूर्व में किसको आप अकार मिलेगा, पर में एंग मिलेगा। तो एंग में दो वर्ण है, ए और ओ, यही एंग प्रत्याहार में वर्ण, समझ रहे हैं। इस तरह से जो है एंग रूप अच परे पूर्व पर, तो पूर्व में आकार मिलेगा, पर में एंग माने एकार या उकार मिलेगा। उन दोनों के स्थान में पर रूप एकादेश है। तो पर जो स्थानीय है उसका जो रूप, उस रूप का आदेश ही आपको करना है। मतलब आकार और एकार के स्थान में एकार आदेश करना, क्योंकि पर में जो रूप है वो ए है, उसका रूप एक आदेश होगा तो पर रूप वही कहलाए, माने एकार हो जाएगा। अब समझते हैं एक उदाहरण से। उदाहरण है प्रेजते, प्र उपसर्ग पूर्वक प्रा है और उधर एजते धातु, ठीक है ना, धातु एजते है। मूल जो धातु है वह एज्री कंपनी है, नहीं, हाँ है? तो एज्री दीप्तव कंपनी नहीं, एज्री दीप्तव, ठीक है। तो एज्री दीप्तव धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का एजते है, समझे ना। तो प्रकर्षेण दिव्यते इति प्रेजते, आप समझिए, इसी में समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो एजते क्या है, वादयो धातवा से धातु संज्ञक है। धातु जो होता है, धातु संज्ञा जब करेंगे आप, उसमें क्रियावाचकत्व होता है। तो स्वाभाविक है क्रिया वाचित्व रहा, इसलिए एजते धातु हुआ। तो एंगादि धातु है वो, क्योंकि एज्री दीप्तव है तो स्वाभाविक है कि एंग प्रत्याहार में आने वाला वर्ण एकार उसके आदि में है। तो एंगादि धातु उस वाले अर्थ में तो धात्वयो एकार, समझे, एजते का एकार हो गया। और चूंकि वह क्रिया है तो क्रिया के योग में परा क्या है, उपसर्ग हो जाएगा, उपसर्ग संज्ञा का। तो अवर्णांत उपसर्ग या उपसर्गावयव जो आकार हुआ वह रेफोत्तरवर्ती आकार हुआ। उससे परे धात्वयो एंग रूप अच एजते का एकार है। पूर्व और परयो, तो पूर्व में रेफोत्तरवर्ती आकार हुआ, पर में एजते का एकार हुआ, और पूर्व पर के स्थान माने ए आ और ए के स्थान में ए आदेश कर, एकार आदेश कर, एक आदेश होगा पर रूप एक आदेश। तो पर रूप जो है, पर स्थानी का जो रूप है ए है, कर दीजिए। तो प्रा हुआ हलंत रेफ, और उधर एजते है, एजते के एकार को मिला दिया, माने जो आदेश किए एक ही है। पूर्व और पर के स्थान में तो इधर प्रा हलंत बचा, ए है, उधर जते है, मिलाएंगे तो प्रेजते हो जाएगा। यह रूप बन जाता है पर रूप संधि, ध्यान रखें। पुनः जो दूसरा उदाहरण है वह है उपोषति। उपसर्ग पूर्वक उषति है, उष दाहे है धातु,
कौन धातु है? उषदाही। तो उप है, उषति है, उपोषति मतलब अल्पम दहत, कम, उषदाही। प्रक्रिया वही है, बस यहाँ पर जो एंगादि धातु है वह उषति, ऐसा ये समझिए। वहां उषदाय संप्रति उषति है, एंगादि है। अवर्णांत उपसर्ग, चूंकि यह उषति क्रियावाची वाचित्व है, इसमें क्रियावाची है, स्वाभाविक है क्रिया के योग में उप की उपसर्ग संज्ञा आप कर देंगे। तो उपसर्ग हो गया तो अवर्णांत उपसर्ग, उपसर्गावयवाकार, उससे धात्वयो एंग रूप अच उकार है, उसके परतः पूर्व पर के स्थान में पररूप एकादेश आप कर। तो जब पर रूप एकादेश कर देंगे तो आ और ओ के स्थान में ओ एकादेश हो गया। तो उप का पा हलंत बचेगा, उधर शति बचेगा, माने उप हलंत पा ओ और उधर शति मिला दीजिए, उपोषति। यह है एंगी पर रूपम, इस सूत्र के उदाहरण हुए। अर्थ विचार हम लोग कर ही लिए थे, और इदानीं अब चूंकि पर रूप प्रकरण चल ही रहा है, तो अगला जो सूत्र आता है वह है टी संज्ञा करने वाला। तो चूंकि जो आगे पररूप करने वाला वार्तिक है वह चूंकि पररूप टी को होता है, इसलिए स्वाभाविक है कि अपने को यह ज्ञान होना चाहिए, वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम भवति इति धिया टी संज्ञायाः स्वरूपं किमस्ति, टी संज्ञायाः संज्ञी किमस्ति इति जिज्ञासायां सूत्रमागतम् अचोन्त्यादि टी। यह तो अचोन्त्यादि टी, यह सूत्र टी संज्ञा करता है। हो गई बात। सूत्र की वृत्ति पर यदि विचार करें तो अचाम मध्ये योन्त्यः स आदिर्यस्य तत् टी संज्ञम स्यात्। यह जो है उसमें ग्रंथकार ने वृत्ति में यही जो है शब्द विन्यास है, वृत्ति यही लिखी है। समझ में आई बात। अब यद्यप करके सूत्र में तो अचह एक वचन है, वृत्ति में अचाम है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर अचह, वहाँ पर सौत्रत्वात् एक वचन कहिए आप, क्योंकि निर्धारणे षष्ठी है, तो स्वाभाविक है निर्धारणे षष्ठी है तो निर्धारण बहुतों में ही होता है, तो स्वाभाविक है कि बहुवचन होना चाहिए था, लेकिन आपको अचह यह एक वचन ही दिख रहा है। तो यह एक वचन आप ऐसे ही जानिए कि एक वचन सौत्रत्वात् समझिए, या जातिगत एकत्व की विवक्षा में आप एक वचन कर दीजिए, एक अथवा यह आप एक समाधान दूसरा कर सकते हैं। दो समाधान जो कि होना चाहिए, जैसे कि वृत्ति में आप देख रहे हो अचाम बहुवचन होता है निर्धारण, निर्णाम नृषु द्विजः श्रेष्ठः जब आप बोलते हो, यतश्च निर्धारणम सूत्र से षष्ठी विभक्ति और सप्तमी करते हो, स्वाभाविक है कि अचाम हमारे निर्णाम होता है, नृषु होता है, तो निर्णाम द्विजः श्रेष्ठ निर्धारण में आप षष्ठी किए तो बहुवचन होता है, बहुत्व की विवक्षा में ही निर्धारण होता है। यहाँ पर भी अचा एक वचन आप बोल रहे हो, होना चाहिए था अचा, वही वृत्ति में किया भी, तो उसमें
ठीक है, आपको जानना चाहिए इसलिए बोल दिए। तो जिज्ञासा होगी ही कि फिर गुरु जी क्यों एक वचन किया गया। तो सौत्रत्वाद एक वचन समझिए, अथवा जाति गतैकत्व विवक्षणात् एक वचन समझिए। तो यही समाधान आप कर सकते हैं। इस तरह से अचह का एक वचन संगत हो जाता है। अचो अंत्यादिति, तो अंत्य ये है, तो अंते अवसान समीपे भवः अंत्य है, समझ रहे हैं ना, यही अंत्य समझिएगा। क्योंकि आप वृत्ति जब पढ़ोगे तो अचाम मध्य यो अंत्य, स आदिर्यस्य तट्टी संयम से। स्वाभाविक है कि अंत शब्द जो है अवयव परक है, अवयवी की जिज्ञासा होगी तो अवयवी वही स आदिर्यस्य, समझ रहे ना। तो तट्टी संयम से आप उसी की टी संज्ञा आप करिए, एक यह भी बात हो जाएगी। अर्थात अंत्यः आदि ही अवयवो यस्य समुदायस्य, ठीक है ना। माने अंत्य आदि ही अवयवो यस्य समुदाय रूपस्य तत्समुदाय रूपम, ध्यान रखिएगा, तत्समुदाय रूपम टी संज्ञकम भवति, समझिए। उस समुदाय रूप की टी संज्ञा होती है, और वही यहाँ पर जो है अन्य पदार्थ के रूप में अवयवी समझना चाहिए, समझे। तो अंत वही जैसे यहाँ पर अगर घटाएं या समझने का आप यत्न करिए तो एक उदाहरण ले लेते हैं, फिर अन्य को समझाएंगे। जैसे मनीषा है, ये उदाहरण आप ले लीजिए। तो मनस धन ईशा है, जिसका अर्थ होता है मनीषा, प्रज्ञा कृष्णा धी बुद्धिर मनीषा धिषणादि, ऐसा करके अमरकोश है। ये धी बुद्धि एतत् पर्यायवाची मनीषा शब्द होता है, बुद्धि अर्थ होता है जिसका धी है। तो मनस धन ईशा है, यह आप संधि विच्छेद करोगे। शकंध्वादि गण में इसका पाठ समझिए। टी संज्ञा के लिए या भी थोड़ा सा अगले वार्तिक का भी अर्थ हम लोग समझ लें, फिर इसको घटाते हैं, या तो ऐसे समझ। अब टी संज्ञा आपको पता चल गई, घटा लेते हैं थोड़ा सा, फिर आगे सूत्र को प्ररूप करने वाला था सूत्र बताते हैं। मानस है, ईशा है, अचाम मध्य योन्त्य, तो अनेक अच आपको दिखेंगे। मकार उत्तरवर्ती अकार है, नकार उत्तरवर्ती अकार है, माने एक से अधिक जो है बहुत, तो आप कह सकते हैं अन्यत्र और भी मिली जाते हैं। तो अचों के मध्य अंत्य अच, नकार उत्तरवर्ती आकार हुआ, वह है आदि में जिसके अंत्यः आदि अवयवो यस्य समुदाय रूपस्य, ध्यान रखिए। अंत्य नकारोत्तरवर्ती आकार वह है आदि आदि ही आद्यवयवो, समझिएगा बात। आद्यवयवो यस्य, तो आद्यवयव किसका है? वो अस का है, ध्यान रखिएगा। अचों के मध्य में अंत्य अच नकार उत्तरवर्ती आकार, वह है आदि में जिस समुदाय के, तो वह समुदाय रूप, ध्यान रखिएगा, अस पड़ेगा। बहुत लोग पढ़ाते पढ़ाते बच्चे जिनको
जल्दी ही विद्वान बन जाते हैं, वो उसको कहेंगे कि सकार के आदि में है। तो ऐसा नहीं बोलना है, यह गलत तरीका है पढ़ाने का, समझ ना। अंत आदि ही आद्यवयव यस्य समुदायस्य, समुदाय की बात होती है, अंत जो है वो अन्य पदार्थ के रूप में जो है समुदाय अवयवी पकड़ना है, समझे। तो आद्यवयवो यस्य समुदाय रूपस्य, तो जिस समुदाय का आद्यवयव आकार है तो ऐसा अस समुदाय होगा, माना से ध्यान रखिए। उस समुदाय रूप की ही टी संज्ञा होती, मतलब अस टी होगा मानस में। समझ में आई बात की फिर बोल दो। अचों के मध्य में जो अंत्य नकार उत्तरवर्ती अकार, वह है आद्यवयव जिस समुदाय रूप का, वह समुदाय हुआ अस, न कि सकार, समझे। उस समुदाय रूप की टी संज्ञा होती है, और पररूप भी उसी टी को होता है, जो अगला वार्तिक है वो बताता है। क्या है अगला वार्तिक जो पररूप करने वाला है? तो वह है शकंध्वादिषु पररूपम वाच्य। सकंध्वादि माने शकंधुरादिर यस्य गणस्य सकंध्वादि गण, समझ ना। तो सकंध्वादि हुआ, अर्थात सकंध्वादि अर्थ की जहां तक बात रही, तो शकंध्वादि गणे पठिता नाम शब्द स्वरूपाणाम सिद्ध्यनुगुणम पररूपम टेह वाच्यम, टेह पर रूपम वाच्यम। ध्यान रखें, सिद्ध्यनुगुणम टेह पर रूपम वाच्यम। जैसा वहां पर पररूप कहा गया है, तत्सिद्ध्यनुगुणम पर रूपम टे, लेकिन वह पररूप टी को होता है। कहिए तो पुनः हिंदी में अर्थ बता देता हूं, वृत्ति तो ये है ही। सकंध्वादि गण में जो पठित शब्द हैं, जिस गण का पहला शब्द शकंधु है, और भी शब्द हैं उसमें, आप जहां पर गण पाठ है वहां से आप देख सकते हैं। तो शकंध्वादि गण जो पठित शब्द हुए, उनको सिद्ध्यनुगुणम, सिद्ध्यनुगुणम का मतलब जैसे उनकी सिद्धि हो जाए उस स्वरूप शब्द स्वरूप की, तदनुगुण टी को पररूप होता है। वहां पर आप ये नहीं कह सकते नहीं ये टी नहीं है या ये नहीं है। अगर कोई परेशानी है तो उसी प्रकार से आपको माने पररूप के लिए जो यत्न आप कर सकते हैं करके पररूप करना है आपको, और वह जो है सिद्धानुगुण टी को पररूप वाच्यम कहा जाता है, यह करना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो ठीक है, तो यहाँ पर भी मनस है, ईशा है, आप समझ ही लिए हैं। सूत्र लगा दीजिए, मनस में सकार हलंत, ध्यान रखिए। वार्तिक सकंध्वादि शुपर रूपम वाच्यम, ये लगाइए। सकंध्वादि गण में पठित है, सकंध्वादि है मनीषा, तो तत्सिद्ध अनुगुण पररूप करिए टी को। तो टी मैंने बता दिया है कैसे आपको टी संज्ञा करनी है। यहाँ पर टी क्या है, मनस में अस टी है, उस टी का पर रूप कर दीजिए, तो टी को ही पर रूप होता है। तो टी हुआ अस, और उस टी को पर का रूप कर दीजिए, तो पर में ईशा का इकार है, वो रूप हो जाएगा, तो अस जाकर के ई में समाहित हो गया। तो मन इधर हलंत बचेगा और उधर ईशा है, मिला देंगे मनीषा बन जाएगा। अब जो गण है सकंध्वादि, उसमें प्रथम शब्द है सकंधु। तो शका नाम
राज विशेषाणाम अंधु कूपा। समझ में आ रही बात? ये आप शकंधु समझिए, माने शकानाम देश विशेषाणाम अंधु कूपा शकंधु, ये है शकंधु। शक धन अंधु है, षष्ठी समास कर लिए आप, तो शक है अंधु है। यहाँ पर टी संज्ञा यत्न करिए करने का, यहाँ पर भी घटाना है अपने को, तो सूत्र लगाएंगे अचोन इत्यादि टी। अचोन इत्यादि टी सूत्र लगाइए तो अब देखिए अचों के मध्य में जो अंत है, तो अज शकार उत्तरवर्ती अकार, ककार उत्तरवर्ती अकार, उसमें अंत कौन हुआ? ककार उत्तरवर्ती अकार, वह है आद्यवयव जिस समुदाय का। तो यहाँ पर जो है अवयवी समुदाय है ही नहीं, आकार ही पड़ेगा और कुछ है ही नहीं। तो ध्यान रखिएगा, ये चीज जहां पर आपको अवयवी नहीं मिल रहा है, समझे, तो व्यपदेशवद एकस्मिन परिभाषा है। उस परिभाषा नियम के आधार पर भले ही यहाँ पर अवयवी नहीं है, लेकिन फिर भी परिभाषा के बल पर अवयव ही अवयवी के रूप में समझा जाना चाहिए। समझ में आई बात? फिर बोल देता हूँ। जब आप कहोगे टी संज्ञा करने के लिए चलोगे तो अचों के मध्य में अंत्य अच, शक में ककार उत्तरवर्ती अकार हुआ, और वह है आद्यवयव जिस समुदाय का। तो ऐसा कोई समुदाय यहाँ नहीं है, वो स्वयं भले हुआ। तो कहा भैया जो अंत्य है माने अवयव है, वो कैसे अवयवी हो जाएगा? तो उसके लिए व्यपदेशवद एकस्मिन, इस परिभाषा से आप उसको वह स्वयं के आदि में हो जाएगा, बस ऐसा कहें। तो इस तरह से व्यपदेशवद भाव से यहाँ पर शक है, कर्क है, और जो भी उदाहरण है जहाँ पर समुदाय अवयवी नहीं मिल रहा है, वहाँ पर आप टी संज्ञा ऐसे ही करेंगे। टी संज्ञा कर लीजिए, ककार उत्तरवर्ती अकार वह टी हुआ और उसी का पररूप कर दीजिए, तो अंधु के आकार में जाकर के वो सम्मिलित हो जाएगा। का हलंत वजह शकल, माने शक धन अंधु है। यहाँ पर अकह सवर्णीय दीर्घा से दीर्घ की प्राप्ति है, समझिएगा बात। समझ में आ रही बात ना? अर्थात पहले तो शक है, ककार उत्तरवर्ती अकार, उधर अंधु का भी अकार है, अवर्ण से अच पर में है, तो गुण की प्राप्ति उसको बांध करके, चूंकि वो अपवाद है, गुणापवाद दीर्घ कहलाता है, इसलिए दीर्घ है। पूर्व पर के स्थान में दीर्घ एकादेश प्राप्त है, उस दीर्घ को बांध करके शकंधवादिषु पररूपम वाच्यम, इस वार्तिक से पररूप होता है टी को, शकंधु यह रूप बन जाता है। फिर इसके बाद जो क्रम है वह करकंधु है। यहाँ पर भी वही है, माने कर्काणाम, यहाँ पर राज विशेषाणाम, वहाँ देश विशेष था, यहाँ पर राज विशेषाणाम अंधु कर्कंधु। समझ में आ रही बात? षष्ठी समास, कर्क है, अंधु है, व्यपदेशवद भाव से ककार उत्तरवर्ती आकार ही टी हुआ, टी संज्ञा उसकी हुई, उसी का पररूप कर दीजिएगा, अंधु के आकार में समाहित हो जाएगा। का हलंत है, अंधु का आकार जाकर के मिल जाएगा, करकंधु यह भी बन जाएगा, पररूप संधि है यहाँ। समझ में आई बात? अन्य और भी उदाहरण इसी तरह मिलते हैं, आप लगा सकते हैं। जैसे कुला नाम अटा इति, उल्टा जो बनता है शब्द वही है, तो कुला नाम अटा इति कुल्टा, तो कुल है, अटा है, लकार उत्तरवर्ती आकार, सवर्ण दीर्घ प्राप्त अटा के आकार का और इधर का, लेकिन उसको बांध करके पररूप कर दीजिए। लकार उत्तरवर्ती आकार टी संज्ञा करिए, उसका पररूप कर देंगे तो कुलटा बनेगा। कुलम अटति तत्र तत्र गच्छति इति
उल्टा बनाते हैं, लेकिन पहले ऐसा कर ले, अटा बना ले, अटाति तत्र तत्र गच्छति इति अटा, अब कुला नाम अटा इति कुल्टा। तो अब देखिए उल्टा का दो अर्थ कर सकते हैं। एक साध्वी स्त्री जो माने जिसने वैराग्य धारण कर लिया है, तो वह भिक्षा की दृष्टि से जब तत्र तत्र घरों में अटाती भिक्षार्थम गच्छति, तो वो यदि अटा है तो कुला नाम, भाई भिक्षार्थम कुला नाम अटा इति कुल्टा है, तो वहां पर भिक्षुणी अर्थ है। और यदि व्यभिचारार्थम अटति तत्र तत्र, तो वो जो है उल्टा वो व्यभिचारिणी कहलाएगी। इस तरह से अर्थ समझे रहिएगा। तो तात्पर्य केवल अपने को उद्देश्य यह था कि यहाँ पर एक यह भी उदाहरण आप जाने रहो। कई बार चूंकि ये पढ़ने पढ़ाने में नहीं है शब्द, कदाचित आ गया तो आपको आना चाहिए, इसलिए इस दृष्टि से हमने इसको बोल दिया। अब इसी प्रकार से जो ज़्यादा प्रसिद्ध शब्द नहीं है, सामने नहीं आता है और हम लोग सुनते तो रहते हैं, तो उसी प्रकार से एक शब्द है पतंजलि, जो महाभाष्य के प्रवर्तक आचार्य हैं। तो पतंजलि ही यह शब्द में भी पतत धन अंजलि, तो पतत धन अंजलि ही यह विग्रह है। यहाँ पर जो टी है अत टी होगी, समझिएगा बात। उस टी का आप पररूप कर देंगे अंजलि के आकार में, वह जाकर के समाहित हो जाएगा। इस तरह से पतंजलि बनेगा, ठीक है ना। और अब यह ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कोई आपको कह सकता है, जैसे अत जो टी है और उधर आकार हुआ, ऊपर के स्थान में आपने पर रूप कर दिया, तो बाद में जो पत का तकार है, तो अंतर्वर्तनी विभक्ति को लेकर के वह माने उसमें वह पदांत है, और झलाम जशोंते से जस्तु की प्राप्ति हो सकती है या कोई करा सकता है। तो वहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, जो पररूप है वो जस्तु की निवृत्ति या जस्तु की आपत्ति जो है उसको हटाने के लिए आप वहाँ पर पररूप का स्थानीय मदभाव करिएगा। इस तरह से आप समाधान करके पतंजलि ही इस शब्द को आप बना सकते हैं। पतंतो अंजलयो नमस्कार्यतया यस्मिन स पतंजलि, यह इसका पतंजलि का विग्रह है। योग सूत्र प्रणेता ऋषि विशेष महाभाष्यकार सब आप ये चीज जानते हैं। इस तरह से पररूप अभी और भी है पररूप प्रकरण, लेकिन चूंकि फिर ज़्यादा लंबायमान वीडियो हो जाएगा तो आपको छात्र हैं वही आलस्य लगने लगे उनको, तो इसलिए आज इतना ही। और आपको पढ़ें, परिश्रम करें, क्योंकि विद्या प्राप्ति का कोई शॉर्टकट नहीं, इसलिए मेहनत से इसको सुनिए, समझिए और अपना जो है अपनी ज्ञान वृद्धि करिए। इसी के साथ नमो नमः सभी को।